हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत ध्रुव क्या होता है उसका हम लोग परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर यानी अनुप्रस्थ स्थिति में, उसके अक्ष पर यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो हमारी जो है पहले हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। बाई मतलब दो, पोल माने दो ध्रुव, जिसके दो ध्रुव हों। मतलब एक ऐसा निकाय है जिसमें दो दो ध्रुव का मतलब होता है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज से और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज से। यानी कि जो ध्रुवीय अणु होते हैं, हालांकि हम ध्रुवीय और ध्रुवीय अणुओं के बारे में इसके जस्ट बाद बताएंगे कि ध्रुवीय अणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र होता है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र के बीच एक निश्चित दूरी होती है, यानी कि दो ध्रुव बन जाते हैं, दो पोल। तो वो मिलकर के एक द्विध्रुव बनाते हैं जिनका एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो उनको ध्रुवीय अणु कहा जाता है। जैसे NaCl है और H2O है, HCl है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। हालांकि अभी ध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु के बारे में थोड़ा सा शार्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। तो यहाँ ध्रुव का मतलब है कि दो पोल, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, उनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस हो, तो कहलाते हैं विद्युत ध्रुव। यानी कि वह निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत, हाँ एक चीज़ और है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो सेम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का जो परिमाण हो वही नेगेटिव चार्ज का हो, उनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी कि विद्युत द्विध्रुव वो निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। अब हमें भी द्विध्रुव अणु है वो सब पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग उदाहरण में लेते हैं NaCl है, H2O है, HCl है इत्यादि, इतना आएगा। यानी कि इसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, इसमें क्या है, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प मतलब दूरी तो बहुत कम होती है, फिक्स, लेकिन वो निश्चित होती है, दूरी होनी चाहिए। अगर यही पॉजिटिव जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र होता है, नेगेटिव का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है, तो इसको अध्रुवी कहते हैं। इसका
विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो 0 होता है। इनके बीच जो है एक फिक्स डिस्टेंस होती है, तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्टेंस है इनके बीच की द्रव्यमान केंद्रों की, उसे हम लोग सुविधा के लिए 2L से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? 2L से दिखाएंगे, जबकि हालांकि इसको हम लोग D से भी दिखाते हैं, अलग अलग किताबों में दिखाया जाता है। तो हम इसे किससे दिखा रहे हैं? 2L से। हालांकि इनके बीच की दूरी अति अल्प होती है, तो हम लोग इसको 2L से दिखाया करेंगे। ठीक। अब विद्युत द्विध्रुव का जो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, इसका अक्ष क्या है, इसका निरक्ष क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष कहते हैं। इसका अक्ष, एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तथा इसके मध्य बिंदु को, यानी अक्ष के मध्य बिंदु को, इसके मध्य बिंदु को इसका केंद्र कहते हैं। तथा इसके केंद्र से होकर और इसके केंद्र से होकर और इसके अक्ष के लंबवत और इसके अक्ष के लंबवत इसके केंद्र से होकर और इसके अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा को इसका निरक्ष कहते हैं। निरक्ष मतलब अनुप्रस्थ लाइन, मतलब इसके परपेंडिकुलर, अक्ष के परपेंडिकुलर होके जाए, लेकिन इसके द्रव्यमान, इसके मध्य बिंदु से, यानी इसके केंद्र से होकर, तो उसको निरक्ष रेखा कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर है। आप ज़्यादातर नियमतः जो है माइनस को इधर रखेंगे, प्लस को इधर, तो इनके बीच की दूरी 2L। अभी इनको मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष कहते हैं, तो मतलब ये इसका अक्ष हो गया। ठीक। और इसके मध्य बिंदु को, यानी इसके मध्य बिंदु को मान लो O है, तो ये इसका केंद्र हो गया। और ये दूरियां हमने पूरी 2L लिया था, तो ये आधा है, तो L हो जाएगा। और इसके मध्य बिंदु से होकर और इसके अक्ष के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होगी, इसी को हम लोग निरक्ष कहते हैं, अनुप्रस्थ रेखा। तो ये हो गया निरक्ष, ये हो गया इसका अक्ष। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को इसका अक्ष बोलेंगे, इसके मध्य बिंदु को इसका केंद्र बोलेंगे, इसके केंद्र से होकर और इसके अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा को इसका निरक्ष बोलेंगे। विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे NaCl H2SCl, इनका जो है विद्युत द्विध्रुव होता है क्योंकि इनके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉनों के द्रव्यमान केंद्र के बीच एक दूरी होती है और इनका विद्युत आघूर्ण भी होता है। हालांकि
उस पूरे पदार्थ, पूरे अणु का जो है नेट आघूर्ण 0 होता है, क्योंकि वो इस तरह से बिखरे होते हैं कि उनके विद्युत आघूर्णों की दिशा जो होती है एक दूसरे को निरस्त कर देती है। ये हम लोग चर्चा करते हैं आगे। इसके बाद की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, बीमा बताइए। तो अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसी को वैद्युत आघूर्ण कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब है कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, सेम परिमाण के होते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं, उनके बीच एक दूरी होती है, उसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें क्या है कि द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण Q, मतलब है कि आवेश को हम लोग Q से जनरली दिखाते हैं। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो है द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। जैसे हमने इसकी परिभाषा में प्लस माइनस, तो इसे हम लोग Q पॉजिटिव और माइनस Q दिखा सकते हैं। तो द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव का या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। P बराबर क्या हो गया, Q गुणे 2L। हालांकि ये एक सदिश राशि होता है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q तो अदिश राशि होता है और इंटू 2L। L मतलब दोनों आवेशों के बीच के विस्थापन जो होता है, तो वो सदिश राशि है। अब इसका मात्रक, तो इसका मात्रक जो होता है, अब यहीं से देखिए Q का कूलाम होता है, L का मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग डिबाई कहते हैं। इसका एक और मात्रक होता है कूलाम मीटर अथवा डिबाई होता है। और डिबाई या कूलाम मीटर में एक रिलेशन होता है, एक डिबाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10⁻³ कूलाम मीटर।
इसकी जो है बीमा जो है, पी की बीमा जो है निकाल सकते हैं। कूलाम की Q गुणे 2L है तो Q की बीमा 80 होता है, L का L होता है, तो इसकी बीमा हो जाएगी LAT। Q की बीमा 80 और L जो दूरी है विस्थापन है उसकी बीमा क्या होती है L, तो LAT या LTA ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा सीरियल से लिखें तो LT, तो ये इसकी बीमा होती है। और ये एक सदिश राशि होती है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि यह एक क्या है, एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है नंबर लाइन की तरह ली जाती है, बाएं से दाएं चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बाएं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। यानी कि ऋण से धन की तरफ होती है। अब जैसे कि ये -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है, तो डायरेक्शन जो P की ये होती है। मात्रक कूलामीटर इसका डिवाई होता है। डिवाई और कूलामीटर में रिलेशन 1/3.3 × 10⁻30 कूलामीटर। बीमा LTA सिंपल है, इसी मात्र कूलाम का LA होता है और AT होता है और मीटर का L, तो सीरियल से LTA होगा। सदिश राशि होती है। इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, -Q से +Q की ओर होती है। तो ये था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का गुण। थोड़े सा अब इसमें चर्चा कर लेते हैं ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के बारे में। तो जैसे पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल मतलब ध्रुवीय अणु का वो होता है कि वो अणु जिसमें जैसे कि जिसके परमाणुओं के प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान केंद्र एक संपाती नहीं होते, मतलब इनके बीच एक निश्चित दूरी होती है, तो उन्हें हम लोग जो है ध्रुवीय अणु कहते हैं। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है सेम परिमाण के नेगेटिव चार्ज के बीच एक गैपिंग होती है, यानी दो ध्रुव बना के रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको ध्रुवीय अणु कहते हैं। मतलब ऐसे अणु होते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे अणु जिनके परमाणु में या कह लें कि प्रोटॉन, मतलब वही, या हम लोग धनात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र लिख सकते हैं या प्रोटॉन लिखें, प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र तथा प्रोटॉन नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों समान परिमाण के होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान या कह सकते हैं हम धन आवेशों के द्रव्यमान केंद्र तथा ऋण आवेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते,
मतलब उनके केन एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, पाती नहीं होते हैं, इनके बीच कुछ निश्चित दूरी होती है, निश्चित दूरी लिखें या दूरी होती है ना, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब ध्रुवीय अणु का होते कौन कौन, जैसे अभी हमने उदाहरण लिखा था, NaCl होता है, H2O होता है, HCl होता है, ये सारे ध्रुवीय अणु होते हैं। इसमें Na का और Cl के बीच एक क्या होता है, बीच थोड़ा फिक्स डिस्टेंस होती है, उसी तरह से H और O के बीच होती है, इसी तरह H और Cl दो ध्रुव बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, सेम परिमाण का नेगेटिव चार्ज एक तरफ। हालांकि इनका जो, जैसे NaCl हमारा नमक है या HCl H2O है, तो इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है, क्योंकि अब एक नमक लिया जाए थोड़ा सा, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, तो सबका अपना अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और बिखरे रूप में मान लीजिए कि एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में है, तो उसी के सापेक्ष दूसरे का इधर होता है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, मतलब है कि वो एक दूसरे बिखरे होते हैं, कि सब द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कि नेट लिया जाए उस पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण तो वो 0 आता है। तो इसलिए सामान्यतः पदार्थों में कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अब बात आती है अध्रुवीय अणु की। अध्रुवीय अणु जिसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब कि इसमें के अणुओं के परमाणुओं का, या इसमें जो है ऐसे अणु जिनमें हम सिंपल ये भी भाषा लिख सकते हैं कि ऐसे अणु जिसमें धन आवेशों का द्रव्यमान केंद्र तथा ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उनके बीच की दूरी 0 होती, संपाती होते हैं। इनके बीच की दूरी जो है 0 होती है। इनका जो है द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। हाँ, उस चीज में लिखना चाहिए था कि इनका जो द्विध्रुवीय अणु होते हैं, इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन पूरा नेट 0 होता है। इनके बीच की दूरी 0 होती है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि जब L ही दूरी ही 0 है, तो इसका मतलब P बराबर Q2L होता है, इसीलिए इनका आघूर्ण 0। इनका आघूर्ण किसी एक पार्टिकुलर परमाणु का नहीं 0 होता, ओवरऑल 0 होता है। ओवरऑल पदार्थ का, ओवरऑल मॉलिक्यूल का 0 होता है। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते थे कि इनका एक फिक्स द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अध्रुवीय अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु जिनमें धन आवेशों का, ऋण आवेशों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कॉन्साइड कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस 0 होती है। इनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जैसे कि
हम लोग H2 है, N2 है, O2 है, CO2 है, ये चीज़ें हैं। अब इनको अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें, मतलब यदि इनको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र में यदि इनको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यदि इनको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो जो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। तो धन आवेश का केंद्र जो होता है द्रव्यमान केंद्र, तथा ऋण आवेश का जो द्रव्यमान केंद्र होता है एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाते हैं, थोड़ा विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि तब ये विस्थापित हो जाते हैं, इनके बीच एक दूरी आ जाती है और ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब है कि जानते हैं कि जब फील्ड में रखेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है फील्ड के डायरेक्शन में भाग जाएगा, और द्रव्यमान केंद्र और नेगेटिव द्रव्यमान केंद्र वो फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो दोनों के बीच एक विस्थापन की वजह से फिक्स डिस्टेंस आ जाएगी, तो वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगेंगे। इनका भी एक फिक्स द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, जब हम बाहरी फील्ड में रखते हैं। इन्हें जो है प्रेरित द्विध्रुव कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो ये था विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पे और निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता होती है, उसका क्या फार्मूला होता है, उसे पता करने के लिए, उसके पर मैग्नीट्यूड को मापने के लिए उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। यानी कि द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। एक अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में, एक होता है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में। किसी द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। एक उसकी अक्षीय स्थिति जिसको अनुदैर्घ्य भी बोला जाता है, एक्सियल पोजीशन, और एक निरक्षीय स्थिति जिसको अनुप्रस्थ स्थिति या इक्वेटोरियल पोजीशन भी, ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि देखिए कि द्विध्रुव में दो बराबर और विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं, तो इसलिए इनका नेट चार्ज तो जीरो होता है। अगर हम ओवरऑल नेट चार्ज देखें तो वो जीरो होता है, क्योंकि एक प्लस और उसी परिमाण का एक नेगेटिव होता है, तो नेट तो जीरो होता है। लेकिन इनके कारण नेट तीव्रता जीरो नहीं होती। उसका कारण ये है कि इनके बीच एक डिस्टेंस होती है, दोनों आवेशों के बीच एक फिक्स डिस्टेंस होती है। तो उस डिस्टेंस के कारण हर आवेश स्वतंत्र रूप से अपना अलग अलग पॉइंट पर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग प्रदर्शित करता है, जिसके कारण नेट जीरो नहीं होता, क्योंकि दूरी के हिसाब से। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो हमने फार्मूला देखा है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4πε0Q/r²। तो चूंकि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच फिक्स डिस्टेंस होती है, किसी पॉइंट पे अगर हम इनके कारण क्षेत्र निकालें
तो इस चार्ज से डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस ये अलग अलग होती है, तो इसीलिए ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है, तो इसीलिए कैंसिल नहीं हो पाती है किसी एक पॉइंट पे। तो इनका एक फिक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट पर होती है, लेकिन नेट ओवरऑल देखा जाए, नेट चार्ज वो 0 होता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये प्लस जितना उतना ही माइनस। तो हम चलिए निकालते हैं। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है, विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। पहला है हमारा अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, ट्रांसवर्स पोजीशन है या एक्सियल पोजीशन है, या इसी को इक्वाटोरियल पोजीशन भी कहा जाता है। और ये अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति है। तो दो तरह से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, उसकी अक्षीय स्थिति के कारण क्या होता है। तो इसमें पहली हेडिंग रहेगी हमारी द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछा जाता है परीक्षा में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। यानी कि उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जानते हैं ये माइनस चार्ज हम लोग अक्सर बाएं लेंगे और प्लस चार्ज हमेशा थोड़ा सा दाहिनी तरफ लेंगे। इसका सेंटर है और ये इसका अक्षीय पॉइंट है, अक्ष है, और इसी पर एक पॉइंट लेंगे P है, जिसको अक्षीय बिंदु कहेंगे, उसी पे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और ये पूरी डिस्टेंस होती है 2L, तो इतना L हो जाएगी और ये भी इतना क्या हो जाएगी L। इसके सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम लोग R ले लेते हैं, स्मॉल r। और आवेशों से इसकी दूरियां क्या हो जाएंगी, तब ये हो जाएगा सेंटर से R है, L कम कर देंगे तो R माइनस L, और ये यहाँ तक R है, ये L जोड़ देंगे तो यहाँ तक मिल जाएगा। फिगर ही महत्वपूर्ण है, R प्लस, यानी द्विध्रुव का अक्षीय बिंदु P, द्विध्रुव का अक्षीय बिंदु P तथा दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरियां जो है चित्र में प्रदर्शित है। यही चीज हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे, यानी द्विध्रुव इसका अक्षीय बिंदु P। तो हम चलते हैं, इसको लिखते हैं। ये फिगर है, देखिए यहाँ पे ये द्विध्रुव है, इसका
इसका सेंटर O है मान लीजिए यहाँ पे, और पूरी दूरी 2L होती है तो हमने L मान होगी यहाँ पे, और हमने इसके अक्ष पे पॉइंट P लिया है। तो द्विध्रुव इसका अक्षीय बिंदु P और दोनों आवेशों से इसकी दूरियां देखें, ये r-L होगी, ये r+L होगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने r लिया है तो यहाँ से ये L घटा देंगे, यहाँ तक r है, इसमें L जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। इसी बात को लिख लेते हैं कि द्विध्रुव तथा इसका अक्षीय बिंदु P द्विध्रुव तथा इसका अक्षीय बिंदु P तथा दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरियां चित्र में प्रदर्शित। द्विध्रुव तथा इसका अक्षीय बिंदु P तथा दोनों आवेशों से अक्षीय बिंदु P की दूरियां चित्र में क्या है, प्रदर्शित है। तो हम चित्र बढ़िया बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ प्रदर्शित कर देंगे कि क्या क्या है। तो ये चीज़ देखिए सामने है, द्विध्रुव है, इसका अक्षीय बिंदु P है और बिंदु P से दोनों आवेशों की दूरियां चित्र में प्रदर्शित है। अब देखें यहाँ पे डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्लस और माइनस के कारण डायरेक्शन किधर होती है यह पहले पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से बताया भी हूँ, और जानते भी हैं कि धन आवेश के कारण दूर की तरफ और ऋण आवेश के कारण उसकी तरफ है। डायरेक्शन पकड़ के रखेंगे और फिर बाद में कुछ नहीं है, पुट करना है सीरियल से और उसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा आगे मैथमेटिक्स आएगी। अब देखिए P पे ये प्लस के कारण दूर की तरफ होती है जिसको हम लोग E1 कह लेते हैं। हालांकि ये दूरी कम है इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा होगी, तो इसलिए बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि हम तीर से जब दिखाते हैं तो इसका लंबाई मैग्नीट्यूड बताता है तीर डायरेक्शन, और ये चीज़ दूर है तो यहाँ पे उसका इफेक्ट कम पड़ेगा, तो थोड़ा इसको छोटा बना सकते हैं आप। क्योंकि ये कम है तो इसको हम लोग E2 मान सकते हैं। अब चलिए वही जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या हो जाएगी, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 1/4πε0, हम मान के चल रहे हैं निर्वात में है, Q/r² होता है, तो यहाँ इनके बीच की दूरी r-L है होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से -Q के कारण, हाँ जब क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में हम चिन्ह का साथ ध्यान नहीं देते हैं के कारण, क्योंकि ये सदिश राशि है, बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम लोग E2 कहते हैं, E2 1/4πε0 Q/r+ का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फिगर में डायरेक्शन दिखा दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दूर की ओर है, ये आवेश की तरफ, यहाँ पे आवेश से दूर की ओर, यहाँ आवेश की तरफ। हालांकि फिगर में सब दिख रहा है, प्लस के कारण इधर दिखाया हुआ है और माइनस के कारण इधर। अब चाहे तो हम OP वाले डायरेक्शन में यहाँ लिख सकते हैं कि OP की दिशा में इधर, और उसके लिए PO की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, मतलब इधर, इसके लिए PO, P से O की तरफ। तो कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना इसको
क्योंकि हमने फिगर में ऑलरेडी दिखा रखे। थोड़ा सा इसमें इंक कम हो गई है, सॉरी। तो अब जो है यहाँ पे केवल मैथमेटिकल पोर्शन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? मैथमेटिकल। अब क्या करना है, नेट तीव्रता निकालनी है हमको। तो नेट तीव्रता के लिए क्या किया जाता है, सदिश रूप से उनको जोड़ दिया जाता है। तो अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की नेट तीव्रता E क्या होगी। अब देखें, दोनों एक लाइन के अनुदिश है, विपरीत डायरेक्शन में है, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। किसी एंगल क्योंकि जीरो है यहाँ पे, हालांकि हम परिमाण कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। तो जाहिर सी बात है E2 बड़ा है क्योंकि E1 बड़ा है क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है, और ये ज़्यादा है इसलिए कम है। तो वहाँ पे तो E1 माइनस E2 कर देंगे, E1 माइनस E2। अब जल्दी से मान रख के इसको हल कर लेते हैं। 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे ये चीज़, जो चीज़ कॉमन है ले लीजिए। 4πε0 कॉमन है यहाँ पे, r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब देखें, अब जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, लघुत्तम उत्तम लेते हैं, वही चीज़ करना, मैथमेटिक्स लगाना है। यहाँ पे Q/1/4πε0 ये तो कॉमन हो गए, ये दोनों लघुत्तम हो जाएगा, r माइनस एल, जब हर दोनों असमान है तो। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इससे इसमें भाग दें, कट जाएगा, ये बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या करना है, थोड़ा सा विस्तार करिए, खोलिए इसको। अब जानते हैं बीजगणित का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस, देखिए हम माइनस से गुणा करते जा रहे हैं, इसको फैलाएंगे, प्लस आर स्क्वायर होगा, लेकिन आगे माइनस है तो वहाँ r स्क्वायर, ये प्लस एल वो होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस एल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस 2rl लिखेंगे, लेकिन आगे माइनस से गुणा है तो हो जाएगा 2rl। अब देखिए इसमें क्या है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो जानते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है। ये वाला फार्मूला जानते हैं ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या होता है, ए माइनस बी एक में, ए प्लस बी एक में। तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर होता तो इसका भी स्क्वायर हो जाता। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ पे लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब चलिए इसको देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या मिला, Q/4πε0 4rl, नीचे r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हम लोग एजुम्सन है, मानेंगे कि चूँकि जो है यल जो है, एल स्क्वायर जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन है आर स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं अत्यल्प दूरी है
2L है और उसका हम लोग आधा कर दिए तो L हो गया। तो L जो R के मुकाबले L ऑलरेडी R से बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो जब ये 0 हो जाएगा तो R के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपान 4πε0 4RL RQ, R के पावर 4 एक एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा। अब थोड़ा सा हम इसको आगे 2 रख के 2QL 4πε0 RQ रख रहे हैं। अब 2QL अब जानते हैं P बराबर होता है 2QL, पीछे आपने देखा द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, इसको P कहते हैं, PRQ। ये हमारा फार्मूला निकल करके आया है, जो कि बहुत ही आसान है और बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही आसान है और बोर्ड में क्या करते हैं, इसको अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना था, फिगर बनाना था, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना था और सिंपली माइनस के कारण प्लस के कारण पॉइंट पर छेद की तीव्रता निकालना। डायरेक्शन दोनों के अपोजिट था, एक लाइन में था, तो जाहिर सी बात है जब जो छेद की तीव्रता एक रेखा के अनुदिश काम करती हैं तो या तो एक दिशा में होती है जोड़ दिया जाता है, विपरीत दिशा में होती है घटा दिया जाता है। यहाँ विपरीत थी, बड़े में से छोटे को हमने घटाया, वैल्यू रखा, सिंपली कैलकुलेट किया, वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ जंक्शन कर दिया कि L स्क्वायर जो है R स्क्वायर से बहुत बहुत छोटा है, इसलिए उसको नगण्य मान लिया, आ गया। तो इस तरह से हम जो है इसको निकाल लिए। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं, हालांकि वो दूसरा वाला इसका दूसरा क्या है, सॉरी इसमें थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि ये -Q था और ये +Q था और यहाँ पे E1 जो है इधर था और E2 इधर था। तो नेट किधर काम कर रहा था, इधर ही। और जानते हैं P की डायरेक्शन किधर होती है, इधर ही होती है। जो हमारा नेट था वो इधर काम कर रहा था, क्योंकि E1 बड़ा था तो परिणामी हमेशा बड़े की ओर होता है, E1 बड़ा था ना। और P की डायरेक्शन भी होती है माइनस से Q की तरफ, यानी कि जो इस मतलब कि इस तीव्रता की जो दिशा होती है, यह तीव्रता जो है या इस तीव्रता की जो दिशा होगी, छेद की तीव्रता की, इस छेद की तीव्रता की, इस क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, वो अक्ष के अनुदिश वैद्युत आघूर्ण की दिशा में होती है, वैद्युत आघूर्ण की दिशा में होती है। देख रहे हैं ना, वैद्युत आघूर्ण की दिशा भी उधर ही है और नेट तीव्रता की भी डायरेक्शन उधर ही होगी, क्योंकि E1 बड़ा था, E2 छोटा था। तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वैद्युत आघूर्ण के दिशा में होगी। इस छेद की तीव्रता की दिशा अक्ष के अनुदिश जो वैद्युत आघूर्ण की दिशा में होती है, क्योंकि वैद्युत आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की ओर होती है और नेट भी इसकी इधर ही काम कर रहा है, बाएं से दाएं की तरफ। तो ये लिखना नहीं भूलेंगे ना, यानी इसकी जो दिशा होगी है वो किधर से किधर होती है, बाएं से दाएं, यानी -Q की तरफ वैद्युत आघूर्ण की दिशा होती है, तो इसकी भी दिशा उसी की दिशा में होगी। यानी यह तीव्रता जो है वो अक्ष के अनुदिश जो होती है वैद्युत आघूर्ण के दिशा में होगी। ये दिशा बताना जरूरी है। चलिए
अब जो है हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए यहाँ पे जैसे ये -q चार्ज है और यहाँ पे देखिए +q चार्ज है, यहाँ पे इसका सेंटर है, निरक्ष यहीं से पास होता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये स्मॉल l होगा आधा, और ये भी स्मॉल l होगा, और सेंटर से उस पॉइंट की दूरी को हम r लेते हैं। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय से ये वाली दूरी √r²l² होगी, ये भी r²l² हम निकाल के देख सकते हैं। ये r है, ये l है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये r है, ये l, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। दोनों दूरियां सेम है, मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण है। क्योंकि ये अब दोनों ये दूरी बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, जिसका बेस कोण बराबर होता है, आधार कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे छेद की तीव्रता निकालिए। देखिए +q के कारण क्या हो जाएगी, +q के कारण से दूर की तरफ इधर मान लो E1 है, और -q के कारण क्या होगी, -q के कारण उसकी तरफ होगी, जिसको हम लोग क्या कह लेते हैं, E2। अब देखिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 2θ हो जाएगा। 22 कोण। जब दो तीव्रताएं हैं तो, और दोनों तीव्रताएं भी देखेंगे कि बराबर हैं, तो परिणामी हमेशा 20 से होके जाता है, तो ये हो जाएगा E। क्यों, क्योंकि देखिए चार्ज, इसका चार्ज का परिमाण सेम है, दोनों की दूरी सेम है पॉइंट P से, इसलिए तीव्रता क्या होगी, सेम आएगी। तो दो तीव्रताएं बराबर हैं जो 2θ कोण पे काम करेंगे, तो परिणामी 20 से जाएगा। चलिए इसको थीटा मान लेते। अब क्या है कि इसका जो हम दो डायरेक्शन में घटक ले लेते हैं। देखिए इस दिशा में इसका घटक होगा जो E के बराबर होगा, E तो मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा, परिमाण ले रहा है E cos θ, एक किस डायरेक्शन में होगा, E sin θ। इसका भी इस डायरेक्शन में लेते हैं तो वो भी हो जाएगा E cos θ, एक इसके नीचे आएगा, मतलब इस तरह से है, ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण, ये E1 है, ये E2। तो इसका इस दिशा में घटक हो जाएगा E1 cos θ, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1 sin θ। उसी तरह से E2 का इस दिशा में हो जाएगा E2 cos θ, और इधर हो जाएगा E2 sin θ। अब चूंकि ये दोनों बराबर और विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। ये बराबर क्यों है, हमने कहा ना E1 E2 का परिमाण बराबर है, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डिस्टेंस सेम, तो यहाँ पे फील्ड भी दोनों की सेम होगी। क्योंकि E जानते हो, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इसी दो पे निर्भर करते, जब ये दोनों फिक्स, तो ये दोनों, ये भी सेम। तो इस तरह से जो है
अब ये इधर वाला ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएगा। थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव तथा इसका निरक्षी बिंदु P और बिंदु P से दोनों आवेशों की दूरियां चित्र में प्रदर्शित है। चित्र में क्या है? प्रदर्शित है। और हमने बना के दिखा भी दिया। दूरी भी सेम है इसलिए यहाँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे ये दोनों थीटा कोण होंगे, 2 थीटा होगा। क्योंकि ये दोनों तीव्रताएं सेम हैं इसलिए परिणामी ठीक बीच से जाएगा। वेक्टर में पढ़ चुके हैं तो ये थीटा होगा, ये थीटा। इस तीव्रता का हमने 2 घटक लिया, एक इधर एक इधर। इसका भी 2 घटक लिया, एक इधर होगा cos थीटा और इधर होगा sin थीटा। क्योंकि ये दोनों परिमाण में बराबर और विपरीत हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 तीव्रताएं एक डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो इसी बात को चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए अब प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगी? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या हो जाएगी? 1/4πε0 बटे r² प्लस l² का होल स्क्वायर। उसी तरह से माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी E2। हम परिमाण लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। Q बटे r प्लस l² का होल स्क्वायर। ठीक। अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर नेट तीव्रता क्या हो जाएगी? तो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर नेट तीव्रता, देखिए नेट तीव्रता E हमने यहाँ पे बना रखा। अभी हमने समझाया था कि E cos थीटा E2 sin थीटा का ऐड ही नेट बताएगा, बाकी इसका एक घटक कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि जो E1 E2 का परिमाण सेम है तो इसको हम लोग E1 ही मान लेते हैं। तो हो जाएगा क्या? E2 E1 cos थीटा। ठीक। अब देखिए हम यहाँ से थोड़ी cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखा जाए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार L है और कण क्या है? कण है r² प्लस l², यही ना। आधार L है, आधार बटे कण। साइन होता है लंब बटे कण या आधार बटे कण। तो cos थीटा के यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो E जो हमारा आएगा, अभी E1 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? L √r² l²। E1 की भी वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, कोई भी एक रख दीजिए, Q/। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर है, कड़ी हट जाएगी तो r² l² और यहाँ पे L है, अंडर रूट हो जाएगा r² l²। ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक। इसे आप लोग नोट ही कर लिए होंगे, यहाँ मिटा देते हैं। अब यहाँ पे इसको हल करना है तो हमारा जो नेट तीव्रता निकल के आई वो 2QL ऊपर हो गया 4πε0। अब देखिए यहाँ पे ये एक पावर है, यहाँ हाफ पावर है। अंडर रूट का मतलब 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे ये x² l² अंडर रूट है तो इसको लिख सकते हैं r² l² का हाफ।
देखिए हाफ पावर एक पावर, ये दोनों सेम है, आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 3/2, 1.5 हो जाएगा ना, हाफ प्लस 1। अब यहाँ पे फिर एजम्पशन वही मानेंगे कि एल स्क्वायर जो है वेरी वेरी स्मॉलर देन आर स्क्वायर है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर या लेने पर जब ये 0 हो जाएगा तो आर का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ql है, 4πε0 हो जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया, दो पावर कट जाएगी, सीधे सीधे r³ हो जाएगा। जैसे ये तो 0 हो गया तो आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे देख लीजिए, आर स्क्वायर बचा, ऊपर से 3/2 पावर, दो पावर कट गया तो क्या बचा, r³, ये सिंपल बचा। तो और 2ql को क्या लिखते हैं हम लोग, 2ql को p लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो गया p 1/4πε0 r, कि ये हमारा फार्मूला निकल के आया। तो अब बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की, बात कर लेते हैं डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो P की डायरेक्शन किधर है, इधर, और यहाँ नेट तीव्रता की डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। देखिए P की डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर, इधर। अभी हमने देखा तीव्रता की डायरेक्शन जो नेट किधर आ रही थी, इधर। तो इसका मतलब है कि इस तीव्रता की जो दिशा है, यानी यह तीव्रता जो होती है वो अक्ष के, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर है। देखिए इसके समान, अक्ष के अनुदिश नहीं, उसी दिशा समांतर है। तो मतलब यह तीव्रता, इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं हम, यह तीव्रता या इस तीव्रता की जो दिशा होती है, तीव्रता द्विध्रुव के अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। यह तीव्रता द्विध्रुव के अक्ष के समांतर द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। देखने से लग रहा है इसकी इधर नेट तीव्रता हमारी इधर है, तो हमेशा विपरीत दिशा में होती है। पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ सकते हैं किसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो आप फिगर से ही देख के बता सकते हैं किधर होती है। इसकी तीव्रता द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, समांतर होती है, विपरीत दिशा में। उसकी क्या होती है, दिशा में होती थी। जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन थी वही नेट तीव्रता की डायरेक्शन थी, इसमें क्या है, विपरीत है। और एक चीज और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उस दोनों में रिलेशन क्या है, हम देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, जैसे कि ई निरक्षीय अगर हम बात करें, ई अक्षीय अभी हमने निकाल के देखा तो ये आया 1/4πε0 2p/r³, और ई अक्षीय अगर निरक्षीय अगर हमने देखा तो ये निकल के आया था 1/4πε0 p/r³। यानी इसका ये दूना होता है, क्या होता है, दूना। अगर दोनों को डिवाइड करें तो ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय, तो देखेंगे ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2/1 बचेगा। यानी कि 2:1 का अनुपात होता है, में क्या है, 2:1 का अनुपात होता है। यानी अक्षीय वाला निरक्षीय का जस्ट डबल होता है, जस्ट क्या होता है,
डबल होता है, या पहले निरक्षी लिखें और बाद में ये अच्छी लिखें तो 1/2 निरक्षी अक्षी का हाफ होता है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 2p है, यहाँ p है, तो ये जस्ट इसका डबल होता है। ठीक, और जो आज का टॉपिक था यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो है, जो हिंदी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर परीक्षा में इसको पूछा जाता है। और एक हमने सिंपल डेरिवेशन, सिंपल डिफिनीशन जो हमने आप लोगों को बताई, और ये मेरा जो है प्रयास, कोशिश आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।